Hello everyone, welcome back to our All India Mock Test 2 discussion session for History, Art and Culture. I hope कि आप सब जो ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप सब अब अपने मेंस की प्रिपरेशन को एक डेफिनेट शेप देने की कंडीशन में हैं. आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन को मोस्टली सिलेबस वाइज वाइंड अप करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं. I understand. I'm hoping that most of you were able to manage your time better this time around. I understand कि time को लेके हमेशा एक टसल रहता है. टाइम लिमिट को लेके वो जो आपका एक प्रोसेस है कि टाइम पे पेपर कंप्लीट करना और टाइमली आंसर्स कंप्लीट करना, रेलेवेंट आंसर्स लिखना, ये एक तरीके से लास्ट डे तक ये स्ट्रगल पूरी तरह खत्म नहीं होता. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से लेके एग्जाम तक प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे. आई अंडरस्टैंड इट इज very frustrating at times when you're not able to write the kind of answer that you expect of yourself. कई बार ऐसा लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ते समय तो हमारे जहन में है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस को इनकाउंटर करने के बाद 3 घंटे के अंदर हम वो पेपर पे उतार नहीं पाते हैं. तो अगर आप इस वजह से थोड़ा परेशान फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपका टेस्ट लगाने का प्रोसेस उतना ज्यादा यूजफुल प्रूव नहीं हो रहा है, तो देखिए, इस प्रोसेस को लेके परेशान बिल्कुल मत होइए. ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो कि अभी मेंस का हर एस्पिरेंट फेस कर रहा है. इवन इफ दे हैव गिवन मल्टीपल मेंस, अगर वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी हैं तब भी अपने मेंस के आंसर्स में वैल्यू एडिशन करना, रेलिवेंट आंसर्स लिखना, ये सब स्ट्रगल्स वो भी लास्ट मोमेंट तक फेस करेंगे. पेपर कंप्लीट करने का स्ट्रगल वो भी एग्जामिनेशन हॉल में फेस करेंगे. आपको बस एक चीज करनी है कि इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से आपको मॉक्स में अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना नहीं छोड़ना है और आपको प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़नी है. तो आज के डिस्कशन सेशन में डाइव करने से पहले हम लोग एक बार थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस में आपसे एक्सपेक्टेड क्या होता है. जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको, जिन लोगों ने पहला सेशन नहीं देखा है, या जिन एक बार सिलेबस को रीआइटरेट करना, ये समझने के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमने यही सारे क्वेश्चंस क्यों एड्रेस किए. कि तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस बहुत वास्ट है. वो किसी कीवर्ड्स में डिफाइंड नहीं है. In a sense, Indian culture, salient aspects of art forms, literature, architecture, from ancient to modern times, especially then modern Indian history, from the middle of the 18th century until the present. उसके बाद आप freedom struggle और post independence consolidation and reorganization within the country and history of the world will include events from the 18th century such as industrial revolution, world wars, redrawal of national boundaries, etc. etc. तो ये सारे टॉपिक्स क्योंकि बस इंडिकेटिव हैं ब्रॉडली, दे डू नॉट हैव दे डू नॉट डिफाइन योर सिलेबस इन अ वे. उन्होंने एक तरीके से आपको इतना बड़ा बाउंड्री दे दिया है, या उन्होंने एक इतना बड़ा स्फेयर आपके लिए डिफाइन कर दिया है कि उसके अंदर वर्चुअली आपकी पूरी समझ ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल आर्ट एंड कल्चर अलॉन्ग विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इंटायरली and world history also, modern world history also, like they have not mentioned the exact things that you need to study or the exact topics, but all of these are indicative. तो वो 18th century के बाद से, चाहे वो salient events हो, रेवोल्यूशंस, वर्ल्ड वॉर, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, ये सब आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, पर एग्जैक्टली ये आपके सिलेबस को इस पे लिमिट नहीं करते हैं. चाहे कोई रेलिवेंट चीज, खासकर पिछले 1.5 इयर्स में जो भी रेलिवेंट चीज है इन करंट अफेयर्स, इन द स्फेयर ऑफ IR, it also becomes sort of important for topic mapping of world history. ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने
देखा है कि यूजुअली अगर कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, अगर कुछ न्यूज़ में रहा है और कुछ आपके लिए कवर करना इम्पॉर्टेंट है, तो यूजुअली वो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की टॉपिक मैपिंग के लिए ऐसे इवेंट्स और ऐसी न्यूज़ या डेवलपमेंट्स को यूज़ करते हैं. तो based on this we have kept the distribution of questions broadly in the same range, in the range that UPSC asks you. So from this area combined you get almost 5 to 6 questions. Okay, ranging from your 3 into 15 is equal to 45 plus 3 into 10 is equal to 30, तो 75 मार्क्स के आसपास. And that is why you cannot afford to do any selective रीडिंग ऑफ टॉपिक्स. इस पॉइंट पे अगर आप थोड़ा सा फंबल कर रहे हैं आंसर्स लिखने में, अगर आपको इस बात की एंग्जाइटी हो रही है कि आपका सिलेबस आपको इनकम्प्लीट लग रहा है और आपने उतनी पढ़ाई नहीं की है, तो एट दिस पॉइंट आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइस यू टू नॉट डू सेलेक्टिव रीडिंग. उससे आपके मार्क्स में कोई एज सच फायदा नहीं होगा, उससे आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत चेंज नहीं होगी और आप ऐसे आंसर्स भी होलिस्टिकली लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी सिलेक्टिव टॉपिक से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हार्डली कभी पूछता है, खासकर वर्ल्ड हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में भी, क्योंकि टॉपिक्स का रेंज इतना है कि हम लोग थोड़ा बहुत पैटर्न्स नोटिस कर सकते हैं. अगर आप फर्स्ट और सेकंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट उठा के देखें तो हमने इसी ट्रेंड के हिसाब से अपने क्वेश्चंस डाले हैं, लेकिन वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट थीम विल यूपीएससी पिक टू आस्क दिस ईयर. तो अगर आपका ब्रॉड एरिया, अगर आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर है, तो ट्राई एंड नॉट dive too deep into individual topics, especially right now, especially in areas and subjects which you don't feel comfortable in. अभी लास्ट मोमेंट पे रोट लर्निंग से आपको वैसे भी कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा. तो नाउ लेट अस डाइव इनटू आवर क्वेश्चंस one by one. Okay, so what are the primary factors behind the enrichment of miniature paintings and architecture during the Mughal period? तो अभी Mughal period is a bone of contention, is a very controversial topic in Indian history. तो यूपीएससी का एक पैटर्न रहा है कि वो कई बार ऐसे, अगर आपका कुछ चीज पॉलिटिकली बहुत न्यूज में है तो वो उसको हाईलाइट करके कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज वी स्टडी एंशिएंट एंड मेडिवल आर्ट एंड कल्चर. तो एक बार जैसे पर्शियन सोर्सेस पे क्वेश्चन आ गया था 2020 में, वैसे ही इट इज नॉट अ वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी दैट दे कैन आस्क यू अबाउट the cultural contribution of Mughal empires. And because miniature paintings and architecture are such an important aspect of Mughal culture, कि it is not beyond the scope of predictability. In fact, अगर आपको इस एरिया से कोई और क्वेश्चन भी आए, मेडिवल आर्किटेक्चर पे ही आए, तो दिस क्वेश्चन, इसको रिवाइज करना, इसके मॉडल आंसर को एक बार रिवाइज करके अपने नोट्स को उस हिसाब से स्ट्रक्चर करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो हम लोग हमेशा अपने मॉक टेस्ट में कंटेंट से पहले स्ट्रक्चर पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सही होना इज मोर देन हाफ द बैटल वन. दोज ऑफ यू हु आर राइटिंग आंसर्स, दोज ऑफ यू हु आर गिविंग tests must be able to realize at this point कि सही स्ट्रक्चर में अपना आंसर लिखना भी बहुत चैलेंजिंग होता है अंडर टाइम कंस्ट्रेंट्स. तो ये कोई छोटी बात नहीं होती अगर आप अपना आंसर सही तरीके से स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं. अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांडिंग वर्ड है व्हाट. तो व्हाट में आपको ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है. डिस्क्रिप्टिव आंसर इन द सेंस कि आपको प्राइमरी फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है, तो
इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन, यूजुअली आप ऐसे क्वेश्चंस का थोड़ा कंटेक्चुअलाइज करके भी कर सकते हैं कि मुगल पीरियड मार्क्ड द हाई वाटर मार्क ऑफ पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर and Indo-Islamic architecture, a process that had begun from early medieval India onwards. तो आपके existing painting traditions और the Indo-Islamic architecture under Delhi Sultanate, ये प्रोसेस अगर पहले से शुरू हो चुका था तो मुगल पीरियड में वो इट रीचेस अ न्यू ज़ीनाइट. ओके, तो ऐसा इंट्रोडक्शन लेकर वो आप कॉन्टिन्यूटी एक ट्रेस कर सकते हैं कि मुगल पीरियड का अर्ली मेडिवल से. और अगर अब हम लोग बॉडी या रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात करें तो एक तरीका यूजुअली होता है कि अ लॉट ऑफ पीपल when they approach these questions, because usually when you study or when you make notes or when you study from books, ये सारी चीजें थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी होती है कि इस एम्पियर के रेन में ये हुआ, इस एम्पियर तो बाबर हुमायूं के रेन में ये हुआ, फिर अकबर ने ये किया, फिर शाहजहां ने ये किया, फिर मतलब फिर जहांगीर ने किया, शाहजहां ने ये किया. तो काफी बच्चे इसका एक क्रोनोलॉजिकल अप्रोच भी ले लेते हैं. पर अगर ऐसा क्वेश्चन और 10 मार्क्स है, इसका मतलब 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बहुत एग्जॉस्टिव वर्ड लिमिट है. अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आई वुड advise you to focus on dimensions, okay, and cite points as examples. तो जैसे इसी केस में instead of going ruler by ruler, name factors कि पहला आपने दे दिया imperial patronage and political stability. जैसे काफी जेनेरिक पॉइंट है क्योंकि सबको पता है कि मेडिवल इंडिया में आपकी जितनी भी पेंटिंग ट्रेडिशंस थे, दिल्ली सल्तनत तो बहुत ज्यादा वाइड स्केल पे स्पॉन्सर करता नहीं था. यूजुअली रीजनल होते थे, इंडिजिनस होते थे, चौरा पंचाशिका पेंटिंग्स, जैन पेंटिंग्स, ये सारी यूजुअली रीजनल कल्चर्स या फोक एलिमेंट्स को ज्यादा रिप्रेजेंट करते थे. अब आपको एक इंपीरियल मुगल्स के टाइम पे ये प्रोसेस बहुत ज्यादा सिस्टमेटाइज हो जाता है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंपीरियल पेट्रोनेज का डायरेक्ट असर दिख रहा है. दूसरी चीज, आप पर्शियन इन्फ्लुएंस भी दिखा सकते हैं. ठीक है, पर्शियन इन्फ्लुएंस. उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट्स, क्योंकि be it the introduction of paper or the use of finer strokes or brushes or use of better dyes, these are also representative of and especially in architecture, the technological change is a very very major thing that you can cite. उसके बाद अगर आप बात करें तो आपके कल्चरल सिंथेसिस की, वैसे भी कॉम्पोजिट कल्चर इज सच एन इंपॉर्टेंट point. Cultural synthesis and pluralism कि again along with imperial patronage, cultural composite culture, जब भी medieval Indian art and architecture के terms में कोई भी question आए तो ये और ये प्रिटी मच फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट प्रिटी मच कॉमन ही रहेगा, चाहे आपके आर्किटेक्चर के केस में हो रहा है, चाहे पेंटिंग्स के केस में हो रहा है, चाहे लिटरेचर के केस में हो रहा है. ठीक है, तो कॉम्पोजिट कल्चर इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइंस ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर. एंड सिमिलरली इन अ सिमिलर वे, वन मोर थिंग दैट यू नीड टू साइट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग इज यूरोपियन इन्फ्लुएंस, क्योंकि during the Mughals, we also see the arrival of European companies in the Indian subcontinent. So naturally, it left some sort of a lasting impact on India's culture. तो अगर आपने ये सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके अपना क्वेश्चन इसके हिसाब से स्ट्रक्चर कर लिया तो ज्यादा कुछ बचता नहीं है आपके कंटेंट में.
कंटेंट को बस आपको इस पैटर्न पे अरेंज करना है। तो जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो दो इंट्रोडक्शन आपकी कुछ ऐसी ही है कि द मुगल पीरियड रिप्रेजेंट्स अ गोल्डन एरा इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे represents a golden era in Indian art and architecture. High water mark is a term that you can use, especially Indo-Islamic. Marked by the flourishing of miniature paintings and monumental architecture. A confluence of political stability, patronage, culture. ये वाला लाइन आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपने, एक बार पॉज कर दो, ठीक है। तो अब इन्हीं पॉइंट्स को, जैसे इंपीरियल पेट्रोनेज में आप एग्जांपल्स देंगे अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां, तो सबके उसमें कुछ नोटेबल एग्जांपल्स अगर आप, जैसे अकबर के केस में सबसे बड़ी नोटेबल चीज है कि तस्वीर खाना, द पेंटिंग वर्कशॉप वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अकबर विद आर्टिस्ट लाइक अब्दुस समाद एंड मीर सैयद अली and so he established a specific workshop, which is something that you can always remember when you talk about Mughal culture, patronage, synthesis, composite culture, cultural synthesis and जैसे Persian influence में आपको Persian, Indian और Central Asian artistic traditions को mention करना है। तो कुछ चीजें जो उसका सबसे बड़ा example है वो है इंडियन पेंटिंग में रज़्मनामा, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत, जिसको इलस्ट्रेट किया गया ड्यूरिंग द मुगल एरा, एंड यूज ऑफ पर्शियन एलिमेंट्स लाइक वॉल्टेड हॉल्स, डोम्स एंड आर्चेस। तो देखिए पर्शियन एलिमेंट्स में आपको डोम्स, आर्चेस, गार्डन, स्पेशली चहारबाग ट्रेडिशन, इन सबको मेंशन कर आप, क्योंकि ये सारी बहुत कॉमन एलिमेंट्स है जो आपने अपनी पढ़ाई में इनकाउंटर किए ही होंगे, बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी नहीं, आप हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। साथ में आप जब टेक्नोलॉजिकल आर्टिस्टिक इनोवेशंस में आप मटेरियल्स, टेक्निक्स एंड आर्टिस्टिक ट्रेनिंग की बात करेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर, इवन आर्टिस्टिक ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। यूज ऑफ पेपर, ओके, रिप्लेस्ड पाम लीव्स। उसके बाद सिया कलम एंड नीम कलम आर सॉर्ट ऑफ लाइक सिया कलम मोनोक्रोमिक पेंटिंग्स. These were special Persian elements that were used to refine and add further depth to your paintings. To paintings. अब similarly, use of red sandstone, white marble, inlay work called Pitra Dura. This is the biggest. This is one of the most notable innovations. क्योंकि अगर जो भी लोग ताजमहल गए हैं, they must have noticed कि वहां पर आपके मार्बल को कार्व करके बहुत फाइनली छोटे छोटे उसमें कार्व करके आपने देखा होगा बहुत कलरफुल किस्म के रेड, ग्रीन, ब्लैक, इससे आपके अरेबेस्क डेकोरेशंस है दीवारों पे हर जगह. तो वो जो है दैट इज नॉट पेंटेड, it has been carved and it has been engraved like that, and that is the inlay work called Pitra Dura. ठीक है. अब religious and cultural pluralism में तो है ही कि religious tolerance which was visible in the state policies led to the integration of Hindu, Jain and Sufi themes in art and architecture. तो उसका सबसे बड़ा example है कि again अकबर के reign में ये Akbar is a great example to cite when we talk about composite culture visible in art and literature, because not only does he translate many, not only does he get many Sanskrit texts translated into Persian, but even his architectural, architectural innovations, or even his buildings, the buildings that he patronized during his reign, they also reflected a synthesis of all these regional elements. So for example,
illustration of texts like Harivamsha and Yog Vashisht, and in Fatehpur Sikri complex, there are a lot of elements, example use of corbid, brackets, chhatris, jalis, and almost 500 of these elements, and 500 of these basic elements are spotted, and these structures, 500 of the standing structures in Fatehpur Sikri bear the influence of Indian regional styles, mainly Gujarat and Rajasthan. Okay, so influence of European art and trade, that is the last and sort of ignored point, जो कि अगर आप लिखते हैं, most students will not be able to think about it, probably under time constraints, probably under some, like, basically because this is sort of a remote point, immediately दिमाग में नहीं आता है. तो हम लोग को पता है कि आपके Britishers arrived in the court of Jahangir in 1605. तो आपने पहले ही, जैसे कि उससे उन्हीं के साथ you have your Dutch East India Company, then French East India Company. तो when these traders came to India and they started interacting with the ruling class, especially from Jahangir's time onwards, start to accommodate, some elements of their art and paintings. तो chiaroscuro एक light and shade का तरीका है जो कि रेनेसां पेंटिंग्स में बहुत बड़े स्केल पे यूज किया गया. Similarly, themes like using halos around the head of emperors, उसके बाद using European themes that were depicted in paintings like Madonna and Jesus Christ. So these elements were borrowed from European tradition as well, especially under Jahangir. And in conclusion, again, because this is a pure humanities answer, so for example, especially for those who have history as their optional, you can probably cite a historian. Ebba Koch has done her research in the field. आपको भले ही ये बुक का नाम नहीं याद हो, मुगल आर्ट एंड imperial ideology, argues that these art forms were strategic tools for projecting imperial power, but apart from that, they were also a tool of cultural synthesis. अगर आपने इतने में भी sum up कर दिया, तो this is a good, very well written answer. Okay, so now moving on to the next question. The geopolitics of 1979 disrupted the global and regional order, especially in the Middle East. Comment. तो ये वाला जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये अभी के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देख के लिखा गया है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो आपका ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, उसमें डायरेक्टली बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी कमेंटेटर्स ने 1979 को एक बहुत ही डिसाइसिव शिफ्ट माना है. स्पेशली जैसे यूजुअली क्या है कि जब आप ये क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 1979 को देख के अगर किसी का IRB है या किसी ने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री भी किया है, तो बहुत सारे लोगों का बस ध्यान जाएगा आपके ईरानियन रेवोल्यूशन पे, और उसको एक तरीके से ध्यान रख के ये क्वेश्चन डाला भी गया. नोटिस दिस वेरी केयरफुली बिकॉज यूपीएससी ऑल्सो डज दिस. ओके, वो एक क्वेश्चन को नेसेसरीली उसी थीम पे नहीं रखेगा जो कि न्यूज में चल रहा हो, वो उसको एक उसको एक फुलक्रम बना के आपकी नॉलेज रिलेटेड थीम से भी टेस्ट करता है, ताकि एकदम डायरेक्ट प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं हो. ठीक है, एंड बट लोग यही बोलते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कई बार ये बोलते हैं कि नहीं, करंट अफेयर्स आया ही नहीं, स्टैटिक ज्यादा आया. कई बार ये बोलते हैं कि
आपका ज्यादातर चीजें करंट अफेयर से ही आती है, पर यूपीएससी एकदम ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट डिविजन नहीं करता है बिटवीन व्हाट इट आस्क्स। स्टैटिक और करंट हमेशा मर्ज होते हैं, दे आर एमॉर्फस कैटेगरीज, दे डोंट हैव लाइक क्लियर डिस्टिंक्टिव डिविजन्स। तो इसी तरीके से सिर्फ 1979 का ईरानियन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी है, पर 1979 में मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में काफी चर्न आ रहा है और आपको वो पूरा नोटिस करना जरूरी है, ठीक है। अब इसका कमांडिंग कीवर्ड कमेंट है, लेकिन आपके पास अगेन कुछ निगेट करने के लिए नहीं है। तो नेचुरली जब आपके पास बहुत कुछ, क्योंकि ये बहुत बैलेंस्ड, ये वैसे ही हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, ये वैसे ही आपसे एक बहुत एक वाइडर पर्सपेक्टिव पूछ रहा है, तो वैसे ही इस स्टेटमेंट ने कुछ भी बहुत नैरोली डिफाइन नहीं किया है, कुछ भी असर्ट नहीं किया है इतना ज्यादा जो अनरियलिस्टिक हो, तो इसको निगेट तो नहीं करने की बहुत जरूरत है। तो तब ऐसे केसेस में कमेंट बिकम्स एज गुड एज इलैबोरेट। तो अगर इस क्वेश्चन में, क्योंकि 150 वर्ड्स है, इफ यू वर एबल टू ड्रॉ आउट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स highlighting why 1979 disrupted the global and regional order, तो that will be considered a good enough answer. Okay. अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो you can start with, probably अगर आपके दिमाग में जो चीज बेटर आ रही है, तो you can start with the Iranian revolution and sectarian conflict। तो आप शुरू कर सकते हैं कि जैसे ईरान के बारे में हमें पता है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन एंड यूएसए बिकेम लाइक सॉर्ट ऑफ de facto colonizer, in the sense they became the de facto controllers of Iran's oil economy। फिर 1551 के आसपास क्योंकि पॉपुलर डिस्कंटेंट इतना बढ़ गया बाय दीज फॉर दीज वेस्टर्न कंपनीज कि ईरान अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद मोसादेक nationalized its oil, but this was not acceptable to US and its allies। तो in 1953 it sponsors a coup and ousts the popularly elected government of Mohammad Mossadegh and brings back the Pahlavi dynasty to power। उसके बाद से जो ईरान की मोनार्की थी दैट वाज वर्चुअली वर्किंग एज अ प्रो यूएस फैक्शन, लेकिन 1979 में एक तरीके से ईरान की सोसाइटी में और पॉलिटी में रिलीजियस रिवाइवलिज्म हुआ। वेस्टर्न पावर्स जो कि एक करप्ट स्टेट रन कर रहे थे उसके खिलाफ पॉपुलर डिस्कंटेंट वाज percolating in the masses that resulted in the Iranian revolution of 1979 where the ruler of Iran Reza Shah Pahlavi was ousted and Ayatollah Khomeini came to power, who was the religious and political leader of Islam। तो इसके बाद ईरान का एक इसने रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जो ऐड कर दिया वो था कि एक सेक्टेरियन, जैसे शियाज और सुन्नी के बीच में हमेशा से एक सेक्टेरियन डिवाइड है इस्लाम में, और आपके मिडल ईस्ट में भी बहुत सारी पावर्स जैसे आपकी सुन्नी पावर्स डोमिनेट करती है। तो अगर हम लोग देखें तो आपके मिडल ईस्ट में भी बहुत सारी पावर्स, ज्यादातर आपकी सुन्नी पावर्स डोमिनेट करती है। तो ईरान वाज अ शिया डोमिनेटेड पावर एंड इट sponsored or basically it allowed for other Shia factions to come to like to assert their power or their autonomy or their hold in other regions of the Middle East। तो आपने नाम सुना होगा हिजबुल्लाह, which is the Shia militia in Lebanon, वो 1982 में आया। Similarly आपके ईरान इराक वॉर that breaks out
इन 1980 उसका भी एक इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर बन जाता है डायरेक्टली। और इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो 1979 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोल्ड वॉर, वेयर सोवियत यूनियन इज एंटरिंग अफगानिस्तान, leading to the beginning of a proxy war where multiple powers get embroiled in this Cold War conflict, including powers like USA, Pakistan. It also gives birth to the phenomena of jihad, or the mujahideen who were trained by USA and CIA in a clandestine manner and propped by the Pakistanis. So these mujahideens later give birth to all the radical factions including Al-Qaeda, including Taliban. Okay, तो एक वो तो इंस्टेबिलिटी आ ही रही है, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसपे भी आपको ध्यान देना है कि अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत मेजर जंक्चर आ रहा है कि आपका जो कैंप डेविड अकॉर्ड्स के बाद इजिप्ट recognizes Israel as a legitimate power and Egypt is ousted from the Arab League. तो आपका उस टाइम तक आपका जो मिडल ईस्ट में अरब्स का अलायंस है वो भी वीकन हो रहा है, वो भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो उसी की जगह फिर उस वैक्यूम को फिल करने के लिए इराक अंडर सद्दाम हुसैन इज ऑल्सो गेटिंग पावरफुल। ओके, तो ये 3-4 चीजें अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली अपने आंसर में, तो आप फिर वही वाली बात है कि आप इस स्ट्रक्चर को अगर रिटेन कर पाए, आप एग्जाम्पल्स और बाकी डिस्क्रिप्शंस के थ्रू इसी को एक्सपैंड करना है, इतना ही स्कोप है आपके पास, इतना ही कर सकते हैं आप 150 वर्ड्स में, एंड दैट वुड बी अ वेरी गुड ग्रेट आंसर इफ यू आर एबल टू डू दिस। तो आंसर को अगर हम लोग देखें तो द ईयर 1979 वाज अ पिवटल मोमेंट इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, particularly in the Middle East, that profoundly disrupted both regional and international order. Okay, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग चीज इंट्रोडक्शन में याद आ जाना इज अ वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी, क्योंकि 1979 से रिलेटेड तो आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन भी जल्दी याद नहीं रहेगा। तो अगर आप बस अपने आंसर को कंटेक्चुअलाइज एंड इफ यू कैन जस्ट सेट द स्टेज फॉर द रेस्ट ऑफ योर आंसर, दैट वुड ऑल्सो वर्क इन द इंट्रोडक्शन। अब अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज है इरानियन रेवोल्यूशन के बारे में हमने बात किया, ठीक है। इरानियन रेवोल्यूशन आपको पर ये कम वर्ड्स में, अगेन जब हम लोग मॉडल आंसर्स देते हैं तो हम लोगों को, क्योंकि आपको कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करना है जो कि आप पढ़ सके फिर उससे अपने नोट्स रिफाइन कर सके, तो हम लोग वर्ड लिमिट को एक्सीड करते हैं व्हेन गिविंग यू मॉडल आंसर्स। लेकिन आप जब ये लिख रहे हैं तब आपको बहुत ही इकोनोमाइज करना है अपने आंसर को, आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं लिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिख रहे हैं। एंड एस्टैब्लिश द इस्लामिक रिपब्लिक अंडर आयतुल्लाह खोमेनी वाज अ सीज़मिक इवेंट, जैसे ये सारी चीजें अपने आप हट जाएंगी आपके आंसर से। रिप्लेस्ड अ प्रो वेस्टर्न मोनार्की विद अ थियोक्रेटिक रेजिम, ओके, एंड लेड टू डिक्लाइन ऑफ US influence in the region, जो कि आपके फाइनल पॉइंट में भी लिस्टेड है कि डिसरप्टेड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, जो कि आपने 1979 का US एम्बेसी होस्टेज क्राइसिस इन तेहरान एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टू रिमेंबर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और ये हमने देखा इंस्पायर्ड शिया मूवमेंट्स अक्रॉस द मिडिल ईस्ट स्ट्रेंथनिंग सुन्नी डोमिनेटेड रीजन, फॉर इंस्टेंस गैल्वेनाइज शिया कम्युनिटीज इन इराक, बहरीन एंड लेबनान। हिजबुल्लाह भी अगर आपको याद रह जाए तो बहुत बड़ा एग्जांपल। ओके,
अब सेकेंड में ऑफ the sectarianism provided a prelude, provided a pretext for the outbreak of the Iran-Iraq war. Okay, तो आपको बस इस पे ध्यान देना है कि इन सितंबर 19 डीपन द सुन्नी शिया डिवाइड. अब इसमें आपने ऑलरेडी अगर सेक्टेरियनिज्म डिस्क्राइब कर दिया है तो आपको सद्दाम हुसैन और उसके राइजिंग एम्बिशंस को रेफरेंस करना है. फर्दर डिस्टेबलाइजिंग द मिडल ईस्ट, इराक्स लीडर सद्दाम हुसैन सॉ इरान्स पोस्ट रेवोल्यूशनरी chaos as an opportunity. Okay. And the fact that it drew in global powers with the US, Soviet Union and France, okay, supplying the support that was needed. अब सोवियत इन्वेजन की अगर हम लोग बात करें, okay, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप 2-3 फ्रंट्स पे काउंट कर रहे हैं तो आपका कोल्ड वॉर डीपनिंग वाज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द मिडल ईस्ट. Soviet Union's invasion of Afghanistan destabilized the regional global order, intensifying Cold War rivalry, and the invasion alarmed neighboring countries like Pakistan and Iran, which feared Soviet expansionism, but nonetheless supported the, in a way, they supported the US allies against Soviet invasion, although they did not see eye to eye with the US. Pakistan was a US ally, Iran not so much, but they nonetheless supported the rebel factions, that is the Mujahideen, against the communist regime of USSR. Okay, so this main thing is US adopted the Carter Doctrine, which declared Persian Gulf as a vital interest. Okay, again, because this is a pure humanities answers, if you read newspapers, if you read non-fiction books, you can decide to quote them selectively in your answer. Like, this book has been given in your model answer कि Islam and the Myth of Confrontation by Fred Halliday. But फिर वही वाली बात है कि ये सारे बुक्स अगर आप नेचुरली नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको याद रखना थोड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी हो जाएगी. बहुत कम ही लोगों ने ये बुक पढ़ा होगा या इसके बारे में सुना होगा. तो यू कैन ऑल्सो प्रोबेबली, अगर आप कंटेक्चुअलाइज कर पा रहे हैं अपने, इसमें एक अच्छा कंक्लूजन ये भी होगा कि this crisis, okay, it led to sort of like a, what do you say, a sort of shift in the center of power struggle. क्योंकि इससे पहले the Middle East rivalries were classified by the centrality of the Arab-Israel conflict. Okay, that was the central irritant, that was the main irritant in the politics of Middle East. But now, after the Iranian Revolution, the sectarian divide has become a very important factor in ways. Since 1979, it has become one of the most important factors, the sectarian divide, and then the rise of Iraq, the sort of extremism of the Saddam Hussein regime, and then in the future, all the problems, most of the problems that we see after that, because 1979 was classified by sort of like a thaw in the Arab-Israel conflict. जब इजिप्ट ने इजराइल को डिप्लोमेटिक एक्सेप्टेंस दे दिया तो एक तरीके से आपका वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है. लेकिन जो मेजर चीज है, चाहे आपकी टेररिज्म की प्रॉब्लम हो, चाहे आपका ये शिया और सुन्नी डिवाइड जो अभी तक मिडल ईस्ट में एग्जिस्ट करता है उसको प्रॉप अप करना हो, ये सारे जो मिलिशियाज एक्ट कर रहे हैं सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में उनका बिगिनिंग हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो पोस्ट 1979 इंपॉर्टेंट हो रही है मिडल ईस्ट में, वो ये दिखाती है कि अब मिडल ईस्ट इज नॉट क्लासिफाइड बाय द अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ओनली. द पर्सपेक्टिव, द लेंस इज शिफ्टिंग, ओके, टुवर्ड्स पर्शियन गल्फ.
from Middle East to Persian Gulf. ओके अब हम लोग अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑफ 1919 एंड 1935 laid the basis of parliamentary system in post independent India. ओके तो ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 and 1935 is anyways both of them are the most important legislations if we talk about modern India. और इनका इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस समझना भी जरूरी है और इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करना भी उतना ही जरूरी है. तो ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो कमेंट दिया हुआ. कमेंट जब आपका कमांडिंग वर्ड होता है खासकर ऐसे क्वेश्चंस में, तो although you will demonstrate in most of your questions, say 70% of your question, you will demonstrate how Government of India Acts of 1919 and 1935 actually laid the basis for the parliamentary system in India, but you will also add a note of dissent in the other 30% of your answer, saying that, okay, although British institutions did shape the nascent parliamentary government in India, they did educate Indian politicians, the Indian population in the exercise of parliamentary politics, but at the same time, we cannot discount the importance of indigenous factors or indigenous catalysts of change. तो हम लोगों की गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 से नहीं शेप्ड है. हम लोगों का पार्लियामेंट्री सिस्टम कुछ इंडिजिनस प्रैक्टिसेस से भी शेप्ड है. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने एक तरीके से ब्लाइंड इमिटेशन नहीं किया है ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग एक्ट्स. हम लोग ने उसके अंदर कुछ कुछ इनोवेशंस भी किए हैं. हम लोगों ने सॉर्ट ऑफ हम लोगों ने अपने इंडिजिनस फैक्टर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है इन द मेकिंग ऑफ इंडियाज गवर्नेंस स्ट्रक्चर. तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर करना स्टार्ट करना है कि जब हम लोग बात करें तो अगेन ऑलवेज इंस्टेड ऑफ इफ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन you should not jump to writing the provisions directly. You should not start listing the provisions of these two acts. कई बार क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं, हमारे दिमाग में जो याद आ रहा होता है हम लोग ये कर रहे होते हैं कि they did this, this happened, this happened, this happened, this happened, in that this is the provision A, B, C, D, but that is not addressing the demand of your question. They asked you a specific thing. How did they form? Like, how were they forming the basis of India's parliamentary system? तो उसमें आपको स्पेसिफिक डायमेंशंस लिखने हैं. आपको लिखना है कि कौन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अगर आप क्लासिफाई करने लगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है. अगर हम लोग बेयर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका बायकैमरलिज्म, ठीक है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ टू हाउसेस, एन अपर हाउस एंड अ लोअर हाउस. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द डिविजन ऑफ legislative jurisdictions into different subjects. फिर आप ये भी लिखेंगे कि जैसे इसके बाद आप ये भी लिखेंगे कि आपके स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी के अलावा आपका पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फ्रैंचाइज एंड पॉलिटिकल
political participation in political participation by different social groups. ठीक है, तो educating the normal masses about the functioning of a parliamentary government, like extension of franchise, voting, that was basically like franchise was expanded for the first time, to a relatively large extent by these two acts. So now a lot of people started exercising the right to vote. Franchise was still limited, but still a lot of people had the right to vote. तो ये जो basic education या awareness होती है of how a political system works, it is now permeating to the masses. Similarly, आपका आइडिया ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो जैसा अभी हमारे आर्टिकल 74 और 75 में है, आपने देखा होगा कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज collectively responsible to the Lok Sabha, to the lower house of the parliament. तो ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये भी सबसे पहले प्रोविंसेस में 1919 एक्ट से आया, और फिर 1935 के एक्ट ने इसको प्रोविंसेस से हटाकर इसको सेंट्रल इस पे रख दिया. ठीक है, इसको सेंटर पे यही सेम प्रोविजन इंप्लीमेंट कर दिया. अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे under these two acts, the system of responsible government was still limited. It was not absolute, because even your representatives, like the entire legislative council was not constituted by Indians only. They had relatively greater participation, but they were not the ones running the government. You had a secretary of state, you had a viceroy, you had different governors for different provinces. तो एक तो आपके बस जो ट्रांसफर्ड लिस्ट्स थे, ट्रांसफर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट में ही आप उन्हीं की पावर्स में आपका एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का प्रोविजन सिर्फ इस लिस्ट के लिए एग्जिस्ट करता था, नॉट द रिजर्व्ड लिस्ट दैट वाज केप्ट विद द ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव. तो आपकी ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट पावर्स होती थी, जो बजटरी प्रोविजंस होते थे, जो लैंड रेवेन्यू और ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे, वो जानबूझ के रिजर्व्ड लिस्ट में इंक्लूडेड थे. और ट्रांसफर्ड लिस्ट में ऐसी चीजें जो कि ज्यादातर गवर्नेंस की जिसकी लायबिलिटी होती है, वो ट्रांसफर कर दिया गया था टू द प्रोविंसेस, टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, टू द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स टू टेक केयर ऑफ, लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन. तो इसीलिए जब आप इसके बाद आप अपने नोट ऑफ डिसेंट में ये जरूर लिखेंगे कि इंडिया, बट दिस सिस्टम was meant to retain control in the hands of a powerful center और अ अथॉरिटी. तो जैसे कि आपके ये सारे जो एक्ट्स थे, they were not purely democratic exercises. They were still meant to, they were meant to keep the control in the hands of the colonial power. Jawaharlal Nehru labeled the 1935 act as an act with more brakes and no engine. Okay, तो naturally आपको ये naturally आप ये बोल सकते हैं कि even though they extended some powers to the Indian politicians, to the Indian population, but at the end of the day, Indian parliamentary government is shaped as much by the Indian national movement, by the ideals of social justice propounded by India's leaders like Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar, and it is not directly like a Western gift
Okay, it is not a blind imitation of these acts. एक मिनट अर्जुन, मैं स्ट्रक्चर में सारी चीजें इंक्लूड कर रही है, तो अगेन आपका आंसर इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट दिस स्ट्रक्चर ओनली. आप ये कुछ चीजें कर सकते हैं कि ऑफन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम दैट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम England's Westminster parliamentary system. Parliamentary system is said to be a carbon, is said to be lifted from the Government of India Acts and especially the 1935 Acts, क्योंकि आपके more than 55 articles were sort of lifted directly from the act. तो sometimes it is referred to as a carbon copy also. आप ये word use कर सकते हैं by commentators, especially by colonialists. तो उसको अभी अगर आप कहेंगे तो सबसे पहली चीज जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री पावर्स में अगर आपने ये लिख दिया कि introduced diarchy in the provinces, so provincial legislatures were established with elected members. Similarly, these parliamentary powers were expanded by the 1935 Act by establishing a bicameral legislature at the center. This Government of India Act 1919 established a bicameral legislature at the level of the provinces, and 1935 Act extended it at the center, okay, not and abolish it at the level of provinces. So अब transferred list and devolution of powers, this division in the legislative jurisdiction of these provinces. तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग का यूनियन और स्टेट लिस्ट का प्रोविजन हुआ, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन, दे आर लिफ्टेड डायरेक्टली आउट ऑफ दीज एक्ट्स. ओके, अब इसकी जगह अगर आप ये देखें पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड इंडियन पार्टिसिपेशन, जैसा हम लोग ने बोला है, तो 5 मिलियन वोटर्स इंक्लूड हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से 30 मिलियन पे आ गया. ओके, बट फ्रेंचाइज वाज स्टिल लिमिटेड. तो इवन दो यू कैन से अब आपका लास्ट में, क्योंकि ये डिस्क्राइब करते करते आपके मोस्ट ऑफ योर आंसर विल बी एग्जॉस्टेड, बट बीट आप कंक्लूजन में 1 लाइन और 2 लाइन का बना दीजिए कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ योर आंसर, लेकिन आप यहां मेंशन कर सकते हैं स्टिल इंडियन पार्लियामेंट्री institutions were not only shaped by the 1935 Act or the 1919 Act, they were shaped by a lot of indigenous ideas of India's, ideas of nationalist leaders like B.R. Ambedkar and Gandhi. And at the end of the day, these acts were more, the nature of these acts was designed, these acts were designed to control a colony. So ओके, तो जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपके 1935 और 1919 के एक्ट का द मेन पर्पस ऑफ दीज एक्ट्स वाज कोअर्शन एंड कंट्रोल, द एंड ऑफ द डे ये जो एक्ट्स हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935, दे वर मेंट फॉर कोअर्शन एंड कंट्रोल. उनका पर्पस इंडिया को डेमोक्रेटाइज करना नहीं था. तो अगर आप कभी भी कंपेयर करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आए, या कभी भी जब वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस या वेस्टर्न गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स को बहुत क्रेडिट देना हो कि उन्होंने इंडिया को डेमोक्रेटाइज किया, उन्होंने इंडिया को मॉडर्नाइज किया, वो ये फीचर्स इंडिया में लेकर आए, तो आप हमेशा ये नोट ऑफ कॉशन अपने आंसर में जरूर ऐड करेंगे कि दिस वाज डन एज like this is a process that happened in a collateral manner, like it was sort of a collateral advantage of the British process of colonization, कि अगर वो लोग एक कॉलोनी को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लॉस बना रहे हैं तो उस प्रोसेस में आपकी कॉलोनी में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे they were not the only source of information, they were not the only inspiration that
the Indian parliamentary system had at that point. Okay, so that note of caution is very important towards the end. क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर फोकस करें तो एनालाइज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सरसाइजेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द वैदिक एज. सो दे हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन on the evolution of society between the later Vedic and so they have asked you a question on the transition or sort of like on the change or the evolution of society between the early Vedic and later Vedic ages in 2024. Okay. तो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज वेरी एक्सपेक्टेड. ऐसा हो भी सकता है क्योंकि दे आर आस्किंग यू अबाउट द सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बोथ ऑफ दीज एरियाज आर सेमी इंपॉर्टेंट इन दैट एस्पेक्ट. हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑलरेडी आपके लिए मतलब इट कंप्लीटेड 100 years ऑफ इट्स डिस्कवरी इन 2024. कोई क्वेश्चन पिछले साल नहीं आया तो इस साल इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक एन एंटिसिपेटेड टॉपिक. ओके, तो अगर अब आप देखें तो contrast between socio-economic and cultural exercises of the Indus Valley Civilization Vedic age. अब ऐसे क्वेश्चन में it is always beneficial to draw a column. ठीक है, अगर मैं Indus Valley Civilization इधर लिखूं और Vedic age इधर लिखूं तो हमें पता है कि हमारा इकोनॉमी प्रोवाइड करता है द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, पॉलिटी एंड कल्चर. तो पहले हम लोग इकोनॉमिक कंडीशंस को डिस्क्राइब करेंगे कि बेसिक डिफरेंस जो इन दोनों के केस में जो सबसे बड़ा नोटिसेबल मोमेंटस चेंज है वो ये है कि दिस इज एन अर्बन सिविलाइजेशन एंड दिस इज अ रूरल, दिस इज मोर ऑफ अ रूरल सिविलाइजेशन. तो इकोनॉमिक में द डाइवर्सिटी ऑफ सब्सिस्टेंस बेस. ओके, देयर इज, यू विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर है, लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड है, आपके साथ क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है, एवरीथिंग यू विल टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ हड़प्पन सब्सिस्टेंस बेस. यहां पर आप बात करेंगे ऑफ अब प्राइमरीली यहां पे क्योंकि एक अर्बन कल्चर है यहाँ पे आप बात करेंगे ट्रांजिशन इनटू अ रूरल कल्चर. तो आप बात करेंगे कि इनिशियली एनिमल पैस्टोरलिज्म टू एग्रीकल्चर विच बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज. क्योंकि पहले पैस्टोरल इकोनॉमी थी, उसके बाद ऋग्वेदिक एज से लेटर वैदिक एज तक जाते जाते हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे बढ़ रही है. सिमिलरली जब सोसाइटी की बात करें तो आप हड़प्पा के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत नोटेबल फीचर है जो आपको हमेशा एक तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए कि इट वॉज अ रिलेटिवली इगैलिटेरियन सोसाइटी. क्योंकि यू डोंट फाइंड मच एविडेंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. कोई एक रूलिंग क्लास भी नहीं है जो बहुत मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर बना रहा है. मतलब अगर है भी तो एटलीस्ट आर्किटेक्चर या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में उतनी विजिबल नहीं है. आपके पास इतना एविडेंस और टेक्सचुअल मटेरियल तो हम लोग डिसाइफर कर नहीं सकते, तो वो एविडेंस हमारे पास है नहीं. पर ऋग्वेदिक सोसाइटी मतलब वैदिक सोसाइटी में आप लिखेंगे अबाउट वर्ना डिवाइडेड सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, और आप सबऑर्डिनेशन ऑफ विमेन के बारे में भी लिखेंगे. सिमिलरली जब कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो कल्चर में हम लोग यूजुअली इंक्लूड करते हैं, देखो, रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर और लिटरेचर.
ठीक है, अब हड़प्पा के कॉन्टेक्स्ट में रिलीजन आप बताएंगे कि एनिमिज्म है, पॉलीथीस्टिक है, बहुत अलग अलग तरह के फेथ्स है, यही बस इतने को ही डिस्क्राइब करने में आपके क्वेश्चंस में 250 वर्ड्स की स्पेस नहीं बचेगी। ये सारी चीजों पे टच करना ज्यादा जरूरी है रादर देन लाइक डिस्क्राइबिंग रिलीजन इन डिटेल। आप कुछ भी, जब पॉलीथीस्टिक था, एनिमिज्म था, वी फाइंड अ लॉट ऑफ टेरिकोटा फिगरीन्स और टेरिकोटा फिगरीन्स ऑफ मदर गॉडेसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको पता है कि देयर वर नॉट मेनी मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स बट स्टिल सम स्ट्रक्चर्स लाइक द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो, the great bath at Harappa and the granaries that have been discovered. So those are the only evidences that we have. Okay. हम लोगों के पास मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स के नाम पे ये सारे पब्लिक यूसेज के लिए जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनका एविडेंस है इन द नेम ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट यूज ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, यूज ऑफ कार्निलियन फॉर मेकिंग बीड्स एंड सीलिंग्स, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। लिटरेचर, although we can mention the fact that there was a script but it has not been deciphered. The script can be noticed on seals, ceilings and all the craft items, but it has not been deciphered. आप वैदिक एज के इसमें आप रिलीजन के बारे में लिखेंगे तो रिचुअलिज्म, यज्ञास, and importance of deities like अग्नि, इंद्र, उसके बाद आप रुद्र, प्रजापति, क्योंकि हम लोग वैदिक एज का एक लंप सम तरीके से, मतलब लेटर वैदिक और ऋग्वेदिक को साथ में क्लब करके बात कर रहे हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के नाम पे तो उतना है नहीं वैदिक एज में, तो आप लिटरेचर के बारे में लिखेंगे फर्स्ट रिटन लिटरेचर इन ओल्ड संस्कृत is visible. Okay, so this marks the beginning of the historical period in India because we have written evidences. So your Vedic corpus in old Sanskrit, in ancient Sanskrit, is your biggest source for this period. तो अब इन्हीं सब चीजों को अगर आप कंटेक्चुअलाइज करके लिख पाएंगे तो आपका आंसर उसी में बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर जाएगा। तो जैसे अगर आप इसको देखें, अब तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द वैदिक एज रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री, ईच representing a transition from proto history to the historical age. अब IVC an urban proto historic society while the Vedic age associated with the Indo-Aryans. ठीक है, अगर आप ये लिख पाए तो ये आपके आंसर में बहुत वैल्यू ऐड कर देगा। अब सोशियो इकोनॉमिक कॉन्ट्रास्ट में आप IVC इकोनॉमी वाज अर्बन, ट्रेड ड्रिवन एंड एग्रीकल्चरली एडवांस। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स, लोथल का डॉक यार्ड एक एविडेंस है। वैदिक इकोनॉमी वाज प्राइमरी पैस्टोरल एंड अग्रेरियन, अर्बनाइजेशन के स्टेज पे नहीं पहुंची थी। देयर वर नॉट मेनी रेफरेंसेस टू टाउन्स। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन वाज आल्सो, ट्रेड वाज मिनिमल एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन वाज लिमिटेड। ओके, अब सोशल स्ट्रक्चर में रिलेटिवली इगैलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर, तो ग्रैंड पैलेसेस इन साइट्स लाइक धोलावीरा और influence great bath at Mohenjo-daro, and आपके पास कुछ यही एग्जाम्पल्स है, द सिटाडेल, द सिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ढोलावीरा, द डॉक यार्ड एट लोथल, द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो। इन सब के अलावा आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिखते नहीं है मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर के। साथ में अगर आप वैदिक सोसाइटी को देखो, स्ट्रैटिफाइड इनटू 4 वर्नास, वर्ना डिवाइडेड सोसाइटी का आप रेफरेंस देंगे। पुरुष सुप्ता हिम जिनको याद है उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं, पर मेनली आप ये बोलेंगे कि दिस वाज हायरार्काइज्ड, एक हायरार्की एग्जिस्ट करती थी इस सोसाइटी में बेस्ड ऑन रिचुअल प्योरिटी। ओके, तो टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ, ये आपका मटेरियल इकोनॉमी के मटेरियल फैक्टर्स के साथ ही आ जाता है कि while IVC was known for
urban planning with grid-like patterned city and sophisticated drainage systems. Vedic society lacked any urban infrastructure, and the structures were mostly temporary and rural. Okay, तो इसके अलावा अगर आप कल्चरल कॉन्ट्रास्ट देखें तो यही आपका आईवीसी रिलीजन अपीयर्स पॉलीथीस्टिक, लिख लीजिए. ओके, नो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. कालीबंगन में the fire altars at Kalibangan represent ritualistic practices. So some sort of cultural continuity existed. Vedic culture was deeply ritualistic, centered on fire sacrifices, yagyas, hymns to deities. ये सब हम लोग बात कर चुके हैं. आर्ट एंड मटेरियल कल्चर में आईवीसी आर्ट वाज फंक्शनल, वेरी 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 गुड वर्ड टू डिस्क्राइब इट, एंड डांसिंग लाइक द डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैचू. एंड ऋग्वेदिक सोसाइटी में हम लोग को उतना मिलता ही नहीं है. लिटरेचर वाला पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं. ओके, उसके अलावा possibly due to ecological facilitated rise of Vedic age pastoral society. So many, आप यहाँ पे आप instead of citing individual historians, you can mention that although historians have sort of attributed the rise of Vedic civilization to a rapid and sometimes catastrophic decline of the Indus Valley civilization, but when we observe it from a cultural and social perspective, we find many features of continuity. So more than a sharp break from the past, the transition from the Indus Valley civilization to the Vedic society and the Vedic age represents more continuity than disruption. Okay, so something like this would be a very value added conclusion to use, would be a very remarkable conclusion to use in your answer. अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल सिस्टम. तो ये सारे क्वेश्चंस थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि आपको इन सब के बारे में जो कंटेक्चुअली पता है, आपको इन सब आंसर्स में मेनली ध्यान स्ट्रक्चर पे देना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है जिसके बारे में पता सबको ही होगा. लिखना और स्ट्रक्चर करना मेन चैलेंज होगा. तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. एक्सप्लेन, जब एक्सप्लेन आपका कमांडिंग कीवर्ड होता है तो आपको एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना होता है विद एग्जाम्पल्स. ओके, आप को इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना है, आपको बस लेआउट करना है कि व्हाट वाज द जियो इकोनॉमिक सिस्टम एंड व्हाट वाज द जियो पॉलिटिकल सिस्टम दैट वाज कैरेक्टराइज्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो ये क्वेश्चन ही आपको नीटली दो पार्ट्स में डिवाइडेड मिल रहा है कि आप पहले जियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर समझाएंगे, तो उसमें सबसे पहले आप समझाएंगे कि आपके ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जो नेचुरली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उनका पर्पस और उनका फॉर्मेशन के पीछे उनका पर्पस और एम. फिर आएगा उसके बाद आपका जो इस बेसिकली जो कि इनिशियल आपका, क्योंकि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस वर फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट negotiating the treaties of a new world trade organization was a more challenging task. So it took some time. आपका जब तक GATT आया 1947 तक, and it was sort of like a temporary arrangement until the nations were able to negotiate a more comprehensive trade treaty and agree on more comprehensive terms that resulted in the formation of WTO in 1995. ठीक है, तो GATT is the
These two are the major geo-economic arrangements. Geopolitical में अगर बात करें तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसको आप दो तीन नीट कैटेगरीज में सोच सकते हैं. पहला तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही आपका यूएन एंड यूएन सिस्टम, जो कि वॉज अ डायरेक्ट sort of successor to the League of Nations, to the unsuccessful experiment of the League of Nations after the First World War in 1919. उसके बाद आप बात कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर देयर वर अ लॉट ऑफ आर्म्ड ट्रीटीज, जैसे जिसमें नेटो और वॉर्सो पैक्ट आता है आपका, ठीक है. पर सिमिलरली बिकॉज योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर नॉट like catering to the needs of all the countries in a very effective manner, क्योंकि quite like your League of Nations, UN, although more powerful, although more influential, did not have the kind of power to affect the fortunes of individual countries a lot. तो उन लोगों ने apart from the international system, they also relied on regional cooperation and regional organizations. तो चाहे आपका EU हुआ, ये जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आपकी ज्यादा फ्लरिश कर रही हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो आपका यूरोपियन यूनियन, एशियन, आपका नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये सारी अरेंजमेंट्स एक तरीके से emerged as a system for more liberal trade between regional partners or among regional partners, but it also developed into political cooperation, into cooperation for regional causes, for regional cooperation or regional issues. तो ये सारी चीजें अगर आप अपने आंसर में ड्रॉ आउट कर दें, अगेन अगर आपने इतना, बिकॉज इट इज अ 15 मार्कर, तो आपको इतना तो मेंशन करना जरूरी है. और ये सारी बेसिक चीज है. अगर यूजुअली हमारे साथ गलती इन क्वेश्चंस में यही होती है कि हमें जो आइसोलेटेड याद आ रहा होता है, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग देम इनटू डायमेंशंस लाइक दीज, हम बस लिस्ट करते चले जाते हैं. उसकी वजह से क्वेश्चन में आपका एक तो वर्ड लिमिट भी एक्सीड करता है, कई बार टाइम भी ज्यादा ले लेता है क्योंकि बार बार रिकॉल करना पड़ रहा होता है इस तरीके से. तो अगर आप इस तरीके से जो भी आपके दिमाग में उसको ऐसे डायमेंशंस में ब्रेक करके लिखने की आदत डाल लेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके आंसर्स बहुत बेटर स्ट्रक्चर हो रहे हैं पहले के कंपैरिजन में. अब अगर हम इसको देखें तो इसी का The Second World War marked a turning point in global history, reshaping geopolitical and geo-economic systems. The war exposed the vulnerability of pre-war systems. आप यहाँ से अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, such as the League of Nations and economic nationalism, and the creation of institutions and it was decided that peaceful negotiation of conflict was seen as the goal. Okay, to avoid a war as destructive as the Second World War became the goal. अब geo-economic foundations में IMF and World Bank, the Bretton Woods Conference established the IMF and the World Bank to stabilize global economies and prevent the economic turmoil of the interwar period. Okay, IMF fixed exchange rate system pegged to the US dollar initially. या आपका World Bank financed post-war reconstruction. तो exchange rate management, post-war reconstruction, introducing or sort of rebuilding Europe also was a major aim. Ab G8TT aimed to reduce trade barriers and promote free trade, addressing the protectionist policies that exacerbated economic tensions before the Second World War. So protectionism was also an important policy under fascist governments like the Nazi government or the Italian government. So naturally, the Western powers, the West wanted to liberalize the economic system of the globe.
तो बाकी सब चीजों में द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, दीज इंस्टीट्यूशंस दैट वी टॉक अबाउट वर मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियोलॉजी. ओके, अभी देखो जियोपॉलिटिकल फाउंडेशंस थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. UN founded in 1945 replaced the ineffective League of Nations. The charter was signed by 51 nations and it has, इसका आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं कोने में, आप अगर लिखे नहीं, लिखने में उतना टाइम ना दें. उसके बाद आप आर्म ट्रीटीज, यहाँ पे सिर्फ आर्म ट्रीटीज में नेटो and NATO in 1945, in 1949 and Warsaw Pact in 1955. Military alliances by US and Soviet Union respectively to counterbalance each other's influences. Okay. Bipolar world order, ये सारी चीजें अब आप इसको अपने वर्ड्स में कितना भी ड्रॉ आउट कर सकते हैं. और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपका EEC और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो 1957 में फॉर्म हुआ, वो 1991 के maastricht ट्रीटी के बाद 1992 के maastricht ट्रीटी के बाद EU बनता है. सिमिलरली आपका एशियान जो 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद बनता, जो फॉर्म होता है. These are important examples of regional cooperation and it offered as a, what do you say, it offered a very lucrative alternative to western dominated institutions. तो अब आपको इसके conclusion में जरूर लिखना है कि these institutions although represented a new power structure or a new more liberal regime or a more egalitarian or they sort of facilitated more international cooperation, but at the end of the day they faced challenges of their own, one being neo-colonialism. तो जोसेफ स्टिल्गिट्स ने जैसे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स में कहा है, अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, as seen inability to resolve conflicts like the, एक तो सबसे पहले आपका जियोपॉलिटिकल ऑर्डर इनइफेक्टिव है, दूसरा जियो इकोनॉमिक ऑर्डर में एक सॉर्ट ऑफ कोअर्शन है कि आपका जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स जो कि वर्ल्ड बैंक इंप्लीमेंट कर रहा है, आवर 1991 रिफॉर्म्स बीइंग अ वेरी चीफ एग्जांपल, इन सारे लोन्स के साथ, इस सारे असिस्टेंस के साथ कुछ कंडीशनैलिटीज अटैच होती है कि आपको अपनी इकोनॉमी को ज्यादा ओपन अप करना पड़ेगा, स्पेशली आफ्टर द वॉशिंगटन कंसेंसस. सो दिस इज ऑल्सो सीन एज अ वे ऑफ आर्म ट्विस्टिंग दैट इज यूज्ड बाय द वेस्टर्न पावर्स टू गेट द न्यू गवर्नमेंट्स टू अग्री टू देयर kind of like to get new governments, especially from the third world, from developing economies, to open up their economy to Western trade, to Western powers. And there is not much parity in these institutions between the developed and the developing world. The third world does not have adequate representation. So a lot of people say that this global order, the geo-economic and geopolitical institutions are still stuck in the past. They still reflect the global order that existed after the Second World War. और इसी को reform करने की बहुत ज़रूरत है. So this is how you will end your answer on this cautionary note. Now we will come to the last question. How were the policies of deindustrialization and commercialization of agriculture in colonial times crippled the different sectors of Indian economy? Again, a very straightforward question. The reason that you have been asked this question in the test is कि ये वाला area multiple times पे बहुत अलग-अलग तरीके से UPSC ने एग्जाम में पहले पूछा है. तो 2017 में I guess पूछा कि deindustrialization और commercialization of agriculture. 2022 में आई गेस एक क्वेश्चन था 18th सेंचुरी में फैमाइन्स पे, या कभी कमर्शियलाइजेशन पे पूछेगा या ड्रेन ऑफ वेल्थ पे पूछेगा. पर जैसे आपका 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में इंडिया का इकोनॉमिक रुइनेशन, ये एक पॉपुलर थीम है जो अलग अलग पैटर्न से अलग अलग थीम से यूपीएससी बार बार फोकस करता है. तो
ये अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है आपके अलग अलग सेक्टर्स को, जैसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, आपकी रूरल इकोनॉमी, आपके पेजेंट्स और रूरल इकोनॉमी, आपके ट्रेड और अर्बन सेंटर्स. सिमिलरली आपका कमर्शियलाइजेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है आपकी रूरल इकोनॉमी, आपके मासेस को, बेसिकली अदर सेक्टर्स को भी, और कहाँ कहाँ कॉम्प्लीमेंटैरिटी है. तो आपको इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसको बस आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ एम्बेलिश करना है. जब आप इसकी बात करते हैं तो जैसे आपका जो इंट्रोडक्शन है, The colonial period in India witnessed policies of deindustrialization and commercialization of agriculture driven by British economic interest. So often classified by drain of wealth by Dada Bhai Nauroji, which formed a great agent of the drain of wealth theory that was formulated by Dada Bhai Nauroji and the moderates. ठीक है, तो deindustrialization इतना भी अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दे तो बहुत है. फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. ठीक है, प्रायोरिटाइज एक्सपोर्टिंग, तो आपकी इकोनॉमी को प्रायोरिटाइजिंग एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स. इस प्रोसेस को या ऐसी इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी कहते हैं. आपका एग्जाम में एम ये होना चाहिए कि जहां जहां आप वर्ड्स और फ्रेजेस को स्टैंडर्ड वर्ड्स, फ्रेजियोलॉजी, वोकैबुलरी से रिप्लेस कर सके इन योर पेपर, यू शुड ऑप्ट टू डू इट. तो फीडर इकोनॉमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब basically a colony or any other subordinate power which only exists to supply raw material to the industrial metropolitan country or and serve as the market for those industrial products. तो importing finished goods, उसके बाद ये 80% ड्यूटी ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कहते हैं इसको, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट that drove out most of the traditional industries. Example, Bengal's weaving industry that drove out the textiles or indigenous textiles that were developed in India. अब urban economies and artisans पे तो normally आपका patronage for artists under colonial, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पेट्रोनेज इन प्री मॉडर्न इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन द रूलिंग क्लासेस that occupies these cities. So artisans, especially under the Delhi Sultanate and the Mughals, they worked in karkhanas, they worked in these centers which was directly, supplied by, sponsored by, patronized by the ruling elite. So that is why most urban centers used to come up and crop up in places where there was an imperial structure, where there was a bureaucracy, where there was an army, or in cities which were imperial centers. Ab because your ruling class has been dislocated, has been disrupted, तो आपका जो पेट्रोनेज है वो विड्रॉ करने के बाद आपका वो पेट्रोनेज विड्रॉ करने के बाद आपके आर्टिजन्स के पास भी जाने के लिए कोई या उनकी एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो. अब
that naturally reduces demand for luxury goods like silk and jewelry. Okay. British preference for Manchester goods, basically that was the main dislocation, that the Britishers were creating a vacuum and they were not filling it. Like that vacuum in demand was not filled up by anyone else. That is why your industry, that is why your agriculture, that is why your market in a way, your market during the colonial period sort of collapsed in this regard. Okay, so commercialization of agriculture में shift to cash crops, that was promoted by the Britishers. Cash crops like indigo, cotton and opium. ये आप लोगों की जबान पे होने चाहिए. Especially British land revenue settlements. इन दोनों का प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स एंड ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, इन लोगों ने दो कि हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू तो एक चीज है, साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मेंशन करनी है, क्रिएटेड अ प्राइवेट मार्केट इन प्रॉपर्टी, जहां पे वो ओपनली सेल परचेज हो सकता है. ठीक है. अब permanent settlement and Rayotwari systems imposed high revenue demands, compelling farmers to borrow from money lenders to meet tax obligations. The commercialization of agriculture increased reliance on market-driven crops, exposing peasants to price volatility. Okay. Rural indebtedness soared with money lenders charging exorbitant rates. The Deccan Riots Commission report, उसके बाद आपका रूरल सोसाइटी एंड फूड सिक्योरिटी वाज डायरेक्टली अफेक्टेड, क्योंकि इसको आप फेमाइंस, अकरेंस ऑफ फेमाइंस, फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ फेमाइन से लिंक करेंगे. ओके. तो अगर आपने इतनी चीजें ड्रॉ आउट कर दी अपने रिपोर्ट में, क्योंकि जैसे कि आपका बेसिकली एग्रीकल्चर में आपने सब मेंशन कर दिया कि हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू क्रिएटिंग अ मार्केट, डिस्पोजेशन ऑफ पेजेंट्स फ्रॉम देयर लैंडेड प्रॉपर्टी, देन अपार्ट फ्रॉम दैट द डेट ट्रैप बिकॉज ऑफ द loans extended by money lenders, it sort of created a vicious cycle. And then rural society and food insecurity. So this would be a comprehensive enough answer. आप कंक्लूजन में अगेन अमर्त्य सेन और तीर्थंकर रॉय के भले ही इस कॉन्टेक्स्ट में आपको नाम नहीं याद हो, आपके कंक्लूजन में मेंशन्ड है, पर लेकिन अगर आप ऐसे भी कंक्लूड करें अपना आंसर की, ऑल्दो scholars have tried to classify or scholars have tried to prove that deindustrialization and commercialization of agriculture was not a uniform phenomena, was not a systematic phenomena, but mostly as we observe the economic ruination of most of the classes and the growing support base of the Indian national movement or Indian nationalism is proof of the fact that commercialization, that widespread commercialization and deindustrialization happened during the reign of the colonial government. तो ऐसे करके ना अगर आपका कंक्लूजन थोड़ा बैलेंस्ड हो, अगर आपने ऐसे मल्टीपल स्ट्रैंड्स किसी तरह अपने कंक्लूजन में दिखा दिए और अपने आंसर को ऐसे थोड़ा सा ऐसे ही मल्टी डायमेंशनल बना दिया, ऐसे नुआंस्ड बना दिया, तो यू विल डेफिनेटली स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स इन प्योर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड इवन इंडियन सोसाइटी. So that brings us to the end of our discussion in Indian history, art and culture. We will be back to discuss Indian society portion of your first mock test. But I hope that you guys study well and continue to practice, continue to give tests, और अपने मार्क्स से डिसहार्टन नहीं होना है. जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, अपने आंसर्स को कंसोलिडेट करना है. नए सोर्सेस पढ़ने से ज़्यादा कंसोलिडेशन पे फोकस करना है और टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है. पेपर कंप्लीट करना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ट्राइंग टू राइट परफेक्ट आंसर्स.
And the most important thing at this moment is, no matter what happens, do not start panicking or do not start doubting yourself at this point. All of you have the capacity to qualify this exam with flying colors. तो आप लोग अभी अपने capabilities पे focus करें और इसको बहुत ही, एक होता है ना अर्जुन के बारे में बोलते हैं कि मछली की आंख पे नजर थी, तो अभी आपका फोकस सिर्फ अपने आंसर्स कंप्लीट करने पे होना चाहिए और उन्हें स्ट्रक्चर करने पे होना चाहिए. I will see you in the next discussion for Indian society. All of you, please have a good day.